स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। जितने भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 12 के और 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है ना, तो मात्र 2 ही दिन गैप है। आज की इस वीडियो में पूरे किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बस 2 दिन में इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना है। पूरा अच्छा से तैयारी कर लीजिए बाबू। एक एक थ्योरी जो भी है, एक एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वो चीजें इस वीडियो में दिया जाएगा। कहीं भी भटकना नहीं है। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपको एक एक क्वेश्चन से भेंट होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं ना बाबू, एक एक क्वेश्चन को लेके आए हैं वैसा सेलेक्ट करके जो पेपर में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली बेहद ही खतरनाक होगी बाबू। आज की इस वीडियो को प्यारा सा बस लाइक कर देना, अंत तक समझ लीजिए। एक एक क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं एकदम बारूद की तरह भरा हुआ है। एक एक क्वेश्चन बारूद की तरह है बाबू। आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लेना है और सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए बाबू, एक छोटा सा मोटिवेशन पहले सुना दूं, तब इसके बाद जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आराम से करेंगे। ठीक है बाबू। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। बाबू, आज की वीडियो जो होने वाली है, बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस के सामने आप आ चुके हैं। सभी लोग ध्यान से पूरे अच्छे से इत्मीनान से बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन को तोड़ के रख देंगे 7 मार्च को। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ भी देंगे आपको, डोंट वरी बाबू। सब लोग ध्यान से सेशन को समझिए। सबसे पहला है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। पेपर में पूछेगा कैसे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए तथा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध भी बताइए। तो सारी चीजें इस वीडियो से सीख लीजिए। सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं समझ लीजिए बाबू। लिखेंगे किसी धातु की छड़ को, क्या बोलेंगे बाबू, कि किसी धातु की छड़ को कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, क्या करने पर, विलयन बनाने में, और विलयन के बनाने के बाद डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है बाबू, उसे ही क्या कहते हैं, या उसे ही धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया। और इसे ई नोट जैसे कि इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पेपर में पूछेगा, कैसे पूछेगा मेरे डियर स्टूडेंट, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध भी बताइए। तो ये थ्योरी हो गया इसका, ऐसे ही परिभाषा याद कर लेना। अब यहां पे चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या होता है ये बताइए। तो ये काफी इजी होता है, बढ़िया समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, यहां पे धातु लेंगे, जिससे धातु का आयन क्या लिखेंगे, m का पावर जो होगा n प्लस, और यहाँ पे प्लस होगा किसके साथ, Na का जो एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा बाबू, जब इसका रिएक्शन अप्लाई होता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये धातु प्राप्त होता है। इसलिए इस तरीके से इसका दोनों के बीच संबंध होता है। और नर्स्ट ने जो समीकरण दिया था उसके हिसाब से अगर बात करें, नर्स्ट के समीकरण के अनुसार आपको भी पेपर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे E बराबर ई नोट माइनस कर देते हैं 2.303 RT log 10 1, यहाँ पे पहले इसके बटा में क्या होता है, NF होता है, और log 10 1 बटा में m का पावर n प्लस। अच्छे से याद कर लेना। ये पेपर में पूछेगा, कैसे पूछेगा, पूछेगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव दोनों में संबंध बताइए। आराम से लिख लेंगे कि नहीं बाबू। आगे क्वेश्चन चलेंगे, एक एक क्वेश्चन जो होने वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य पेपर में पूछेगा प्यारे स्टूडेंट कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि छापना है 7 मार्च को। वे विद्युत अपघट्य क्या बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट, कि वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पाया या विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में क्या करता है, लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं प्यारे रसगुल्लो, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझिए एक बार फिर से, प्रबल विद्युत अपघट्य को परिभाषित करें, पेपर में पूछेगा, और उदाहरण भी दीजिए इस तरीके से। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या करता है या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ विलयन में लगभग पूरी तरह से यानी पूर्णतः आयनित हो जाता है, जिसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं बाबू, तो NaCl
यानी कि सोडियम क्लोराइड, KCl और HCl आदि ऐसे ऐसे मतलब एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा जो कि क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल है। ठीक है बाबू, आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट। आप देखिए बाबू इतना लिख लेंगे, इसके आगे की क्वेश्चन को चलेंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। एक एक क्वेश्चन का PDF भी हम देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। मात्र 2 दिन का समय है, आपको पूरी तैयारी हम एक एक वीडियो निचोड़ देकर के तैयारी कराएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, कुलराउज का नियम क्या है प्यारे स्टूडेंट, कुलराउज के नियम को उल्लेख कीजिए। पेपर में पूछेगा ना कि कुलराउज के नियम को उल्लेख कीजिए, सबसे पहले इसका उदाहरण भी पूछेगा, तो लिखेंगे इस नियमानुसार। किसके नियमानुसार प्यारे स्टूडेंट, तो कुलराउज के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किस पे बाबू, अनंत इन्फिनिटिव के तनुता पर, यानी चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के क्या होता है, योग के क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, बराबर होता है, जिसे हम कुलराउज का नियम कहते हैं। समझ में आ गया बाबू, ऐसे ही पेपर में आपको लिख के आना है। अब इसका उदाहरण भी लिखेंगे कुलराउज के नियम का। यहाँ पे देखिए, ये है आपका लेमडा, क्या है प्यारे स्टूडेंट, लेमडा है, ये है इन्फिनिटिव टू लेमडा। ऐसे बोलेंगे लेमडा MHCl टू इन्फिनिटिव बराबर है किसके बाबू, लेमडा H प्लस टू इन्फिनिटिव, और बीच में क्या है, प्लस है, क्या बोलेंगे, लेमडा Cl माइनस टू इन्फिनिटिव। ये जो होता है किसके बराबर होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये जो अनंत तनुता की चालकता होती है उसके धनायनों तथा ऋण आयनों के क्या होता है, मोलर चालकताओं के क्या होता है, योग के बराबर। इसके योग, दोनों के योग के बराबर हो जाता है, जिसे हम कुलराउ का नियम कहते हैं। आपको पेपर में ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, जब भी पूछे कुलराउ का नियम बताइए, ये चीजें आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं। पेपर में पूछेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे विभिन्न, क्या लिखेंगे, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं यानी के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं बाबू, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, पेपर में आएगा ना तो इसी तरीके से लिखना होगा प्यारे बच्चों कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं, जो विभिन्न प्रकार की धातु है और जो विभिन्न प्रकार की अधातु है, दोनों की बात की जा रही है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बाबू प्राप्त हो जाए उसी श्रेणी को कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। समझ में आ गया प्यारे रसगुल्लो। आगे की क्वेश्चन अब देखेंगे, इसी में पूछेगा पेपर में, इसी में से और पूछेगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण भी बताइए कि कैसे भाई पहचान में आएगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें 1 नंबर लिख देंगे कि श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर, क्या बोलेंगे बाबू, कि श्रेणी में ऊपर से किसकी ओर, नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन जो क्षमता होती है घटने लगती है, और जबकि नीचे से ऊपर जाने पर ये क्या होती है, अपचयन की जो क्षमता होती है बाबू ये बढ़ने लगती है। यही इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लक्षण लिख देंगे। एक बस लिख देना बाबू, आराम से जो फुल नंबर होगा वो मिल जाएगा। आराम समझ लीजिए, एक के क्वेश्चन को हम निचोड़ करके समझाएंगे और एक क्वेश्चन का जो PDF होगा पूरा हम संपूर्ण PDF आपको देंगे, चिंता नहीं करना है, बस आराम से इस क्लास को लीजिए क्योंकि 2 दिन में पूरी तैयारी जबरदस्त कर लेनी है। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, पेपर में तो ये पूछा जाएगा 7 मार्च को कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे कि इस नियमानुसार, किस नियमानुसार बाबू, इस नियमानुसार विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, विलयन में प्रवाहित होने की गई विद्युत की मात्रा को क्या बोलते हैं, समानुपाती होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। अच्छे से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, एक के क्वेश्चन को सटीकली तैयार कर लेना। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर केमिस्ट्री में दिक्कत है न्यूमेरिकल में। आज ये बाबू एक के क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के रख देंगे 7 मार्च को। वो देखिए क्या लिखा है कि CuSO4 जो है इसके विलयन को कितना 2.0 एम्पियर की धारा जो है
450 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा अपघट्य की जाती है। तो कह रहा है इसमें कि कैथोड पर किया गया निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखिएगा क्या चीज का मान दिया है बाबू, इसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे सूत्र लगा के। सबसे पहले CuSO4 का एक विलयन बनाया है, उसमें जो है धारा दे दिया है 2 एम्पियर का और 450 सेकंड के लिए अपघटित कर रहा है, उसमें अपघटन का दिया जा रहा है। इसमें कैथोड पर किया गया निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान पूछा है, जो कि कॉपर का यहाँ पे दिया है 63 Cu मान दिया रहेगा। सबसे पहले ये लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले Cu 2 धन आयन है इस पे और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, दोनों के जो अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन के आएगा, कॉपर। इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से सूत्र के अनुसार से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले धारा जो है उस विलयन में कितना की धारा दे रहा है बाबू, सब लोग ध्यान दीजिए। CuSO4 में विलयन की जो धारा दे रहा है 2 एम्पियर, तो I बराबर क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, I बराबर 2 एम्पियर और समय जो है 450 सेकंड के लिए बहवा रहा है उसमें धारा, तो 450 लिख लीजिएगा। और फैराडे का जो नियतांक होता है F बराबर 96,500 कूलाम। ये याद रखना बाबू, ये निर्धारित होता है, सब लोग को अच्छे से मालूम होगा कि फैराडे का नियतांक जो होता है F बराबर 96,500 कूलाम होता है। कहीं भी न्यूमेरिकल में आ जाए और पूछा फैराडे के नियतांक की आवश्यकता पड़े तो इतना मान लिख के और यूज कर लेना उस न्यूमेरिकल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसलिए लिखेंगे, इसलिए Q बराबर I इंटू टी। आवेश Q है, I जो है यहाँ पे धारा है, T जो है समय है, तो यहाँ पे Q निकालेंगे पहले आवेश, तो I इंटू टी करेंगे। I का मान 2 एम्पियर है, समय जो है 450 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 कूलाम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। यहाँ पे इसके बाद जो कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार लिखेंगे इसमें E बराबर क्या लिखेंगे, 63/2, क्योंकि जो कॉपर का द्रव्यमान दिया है 63 ऊपर दिया है, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि कॉपर का तुल्यांकी भार 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांक, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉपर का द्रव्यमान पूछा गया था इस क्वेश्चन में, कॉपर का द्रव्यमान पूछा गया था। आइए आपको दिखाई देते हैं, कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना था इसमें। चलिए बाबू, इसी तरीके से पेपर में आपको करना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, E गुणे क्यू बटा में F। E का मान जो है अभी हम लोग यहां से निकाले थे 31.5, Q का जो मान है यहाँ पे 900 कूलाम आया है ना, वही चीज रखना। F का मान जो है यहाँ से रखेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं कि 96,500 कूलाम होता है, यही चीज बस रख देना इसमें और यहाँ पे सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे। 31.5 गुणे 900 बटे में 96,500, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, नीचे बचेगा 665 और 31.5 गुणे 9, जब हल करेंगे तो इतना आएगा इसका आंसर, 0.293 ग्राम आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही कॉपर का द्रव्यमान हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे का क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बाबू। देखिए बाबू, अब इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसको पढ़ के जाना, पेपर में आएगा ही आएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य को अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, इससे पहले को मैं मोटिवेशन लाइन बोल देता हूं, तब से इसको शुरू करेंगे कि मुश्किलों से या मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। देखिए, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज की इस वीडियो से सीख लीजिए, 7 मार्च को लड़ना है और वहां पे आपको जीत पाना है, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य पेपर में पूछेगा कि इसको परिभाषित कीजिए, इसके एग्जाम्पल सहित लिखना है इसको। तो वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन जो होगा, मतलब जलीय 2 बार लिख दिए बस, ध्यान दीजिए, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलायक में बहुत कम आयनन होता है, अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, जिसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आ गए मेरे बाबू, समझ में आ गए सबको ना, अच्छे से इसको समझ लीजिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, कि वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में क्या किया जाता है, बहुत कम आयनन होता है, अत्यधिक तनुता पर भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, आयनन नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल देखिए, इसका पेपर में पूछेगा ना कि एग्जाम्पल सहित लिखिए, तो लिख देंगे जैसे में CH3
COOH, ठीक है, ये हो जाएगा एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल। इसके बाद NH4OH, ये भी हो जाएगा एक दुर्बल का। इसके बाद N2CO3, ये भी हो जाएगा। इसके बाद H3BO3 आदि लिख दीजिएगा। बस ये सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल थे। ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है बाबू। अगला जो है एक न्यूमेरिकल है, एक कदम ही मोस्ट है। ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, ये एक कदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पेपर में निगमन हो चुका है, आगमन हो चुका है इसका। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। विद्युत वाहक बल निकालना है, इसका EMF निकालना है। सबसे पहले अभिक्रिया दिया रहेगा पेपर में ऐसे, Zn जो है सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में रहेगा, और प्लस जो है 2Ag यहाँ पे जो दिया है, इसके जो धन आयन है ये किस अवस्था में रहेंगे, AQ के फॉर्म में रहेंगे। जब दोनों को एक साथ मिला के अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या प्राप्त होता है बाबू, Zn2 प्लस 2 धन आयन ये AQ फॉर्म में आ जाएगा, और प्लस 2 जो होगा Ag होगा, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इस तरीके से अभिक्रिया करके प्राप्त होता है। इसके बाद जो इसमें दिया रहेगा, आपको पेपर में दिया रहेगा बाबू, क्या दिया रहेगा, E0, यहाँ पे दिया ना E0, जो कि यहाँ पे Zn अब पावर जो है 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा, इसके Zn हो जाएगा। इसके बट्टे में, पूरे का बट्टे में Zn हो जाएगा, जिसका मान जो होता है माइनस में होता है 0.76 वोल्ट, इतना होता है। याद रखिएगा, आपको पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब इसका एक और होता है, क्या होता है, E0 Ag, जो कि Ag दिया है ना, इसके साथ Ag प्लस जो होता है बटा में Ag होता है। इसका मान जो होता है प्लस में होता है, प्लस में 0.80 वोल्ट। ये भी आपको याद रखना होगा, तभी सेकंड न्यूमेरिकल में रख के कर पाएंगे। इसके बाद जो होता है E0 सेल जो है, इसका मान निकालना है। E कैथोड माइनस लगाएंगे सूत्र में, E एनोड। अब E कैथोड जो होगा ये माइनस वाला लगा लेंगे, और E का एनोड जो होगा ये प्लस वाला मान रखेंगे। चलिए E बराबर का लिखेंगे, माइनस में E कैथोड का मान जो है यहाँ पे 0.76, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 0.76, और सूत्र में माइनस होता है इसलिए माइनस लगेंगे। और E कैथोड वाला मान जो है यहाँ पे प्लस में 0.80 वोल्ट, तो यहाँ पे प्लस में 0.80। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस गुणा करके, ये दोनों माइनस माइनस जोड़ के प्लस में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, E0 का मान 1.56 वोल्ट। इस तरीके से आपको पेपर में करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एक कदम पेपर में ही आएगा, पेपर में एकदम पक्का पूछेगा मेरे बाबू, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है एकदम ही मोस्ट सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं, कहीं भी भटकना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को सटीकली तैयारी कर लीजिए, 7 मार्च के दिन ये सारे क्वेश्चंस टकरा जाएंगे, दिमाग में नोट कर लेना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन का जो पेज है उलट गया है उधर। हाँ बाबू देखिएगा, सबसे इसमें क्वेश्चन जो रखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट हैं। स्वतः उत्प्रेरक, क्या लिखा है, स्वतः उत्प्रेरक को परिभाषित करें तथा उदाहरण सहित पेपर में लिखिए। ऐसे ही पूछेगा बाबू कि स्वतः उत्प्रेरक को परिभाषित करें तथा इसका उदाहरण भी लिखिए। सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। समझ में आ गया मेरे बाबू, इसको क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जिसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना मेरे बाबू। इसके बाद जो है यहाँ पे उदाहरण, इसका उदाहरण भी देना पड़ेगा पेपर के समय। क्या लिखेंगे इसमें कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन के फलस्वरूप बना एसिटिक अम्ल जो होगा स्वतः उत्प्रेरक बन जाता है। क्या बन जाता है, अपने आप ही उत्प्रेरक बन जाता है, जिसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लो तो CH3 और COO(C2H5) दोनों को आपस में यहाँ पे किसके साथ जोड़ रहा है, OH के साथ। तो जो कि ये जो है CH3 COOH C2H5 ये एथिल एसीटेट है, इसके साथ जो जोड़ के अभिक्रिया प्राप्त कर रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, तो CH3 COOCH, इसके बाद प्लस C2H5OH, ये जो है आपको दिख रहा है CH3 COOH, ये है एसिटिक अम्ल जो कि स्वतः उत्प्रेरक के रूप में है, और C2H5 जो है एथिक, ये कि एल्कोहल है। इसी तरीके से एग्जाम्पल दे देना है, ये हो जाएगा स्व उत्प्रेरक का परिभाषा। इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे इसका रिएक्शन जो है दिखा देना है कि इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्रव स्नेही क्लोराइड।
द्रव स्नेही क्लोराइड को परिभाषित कीजिए, इसका एक एग्जाम्पल भी लिखिए। पेपर में ऐसे ही आएगा बाबू, सब लोग ध्यान से समझ लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना। वे क्लोराइड क्या बोलेंगे, वे क्लोराइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत ही कोलाइडी कणों में क्या कर देता है, विभाजित होकर के बंट जाता है और कोलाइडी विलयन बना लेता है। ठीक है, इसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे कि आप गोंद देखे हैं बाबू, जो अपना कॉपी फटने पर चिपकाते हैं, वो भी द्रव स्नेही कोलाइड के ही थ्रू होता है। जैसे कि इसको अच्छे से लिख लेना। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे जिलेटिन, जिलेटिन भी क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड। स्टार्च भी जो है द्रव स्नेही कोलाइड है। इसके बाद जो गोंद देख रहे हैं ना, ये भी है आदि, ये सभी जो है द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत आता है। पेपर में पूछेगा कि द्रव स्नेही कोलाइड को परिभाषित करें तथा इसका एक उदाहरण भी लिखिए, लिख लेंगे बाबू। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है बाबू, द्रव स्नेही कोलाइड। ये लेकिन विरोधी है, क्या है, ये विरोधी है और ये स्नेही था। द्रव स्नेही कोलाइड वो था और ये द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक को आना फिक्स है, इसलिए अच्छे से दोनों को पढ़ लीजिए, जो आए इसको कर लेना। वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर यानी सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। बाबू अच्छे से समझ लीजिए क्या पूछा गया इसमें, कि वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से यानी कि कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। हो जाएगा प्यारे बाबू। इसके बाद जो इसका एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड आदि, ये सभी यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस तरीके से लिख लेंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन का हम पीडीएफ देंगे। डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सब लोग के लिए मेहनत का फल जो है जरूर मिलेगा केमिस्ट्री में। अच्छे से पढ़िए, इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे। सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है, देखिए प्रगलन क्या है, इसको पेपर में पूछेगा कि प्रगलन को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक क्या करिए, एक उदाहरण भी लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा तो लिखेंगे अयस्क, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च दाब पर क्या करने लगता है, यानी कि गलाने की क्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्रगलन बोलते हैं या प्रगलन कहते हैं। हो जाएगा वो। इसके बाद जो है यहाँ पे उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि Cu2O प्लस होगा FeS, ये दोनों को एक साथ जोड़ेगा और जोड़ने के बाद जब रिएक्शन कराएगा तो क्या अप्लाई होगा बाबू, क्या प्राप्त होगा हम लोग को, Cu2S प्लस FeO, यही प्राप्त होगा जो कि प्रगलन के द्वारा होता है क्रिया। ठीक है, इससे आपको एग्जाम्पल दे देना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रबल विद्युत अपघट्य पेपर में पूछेगा ना कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, इसके बारे में बताइएगा। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में क्या होता है, लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या बोलते हैं बाबू, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि NaCl, KCl, HCl, NaOH आदि, ये सभी मैंने अभी पढ़ाया, लेकिन रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्य पेपर में पूछेगा बाबू कि दुर्बल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, ये दोनों में से किसी एक का फिक्स है आना। बोलेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जिसका या जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन यानी कि आयनन नहीं होता है, उसको यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग किससे कहते हैं, तो वह दर जिसका यानी जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं या वेग कहलाता है। समझ में आ गया। ये अभिक्रिया का वेग को अच्छे से परिभाषा याद रखना, इसका यहाँ पे पूछेगा, फॉर्मूला भी बता दीजिए। तो अभिक्रिया का वेग का यहाँ फॉर्मूला होता है dx और बटा में dt, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आज की इस वीडियो में इतना बताए क्वेश्चन मोस्ट। अभी ये पार्ट 1 था, इसके ठीक बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पूरे किताब का निचोड़ लेके आएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं। ठीक है, डीके सर क्लासेस पे, किस पे, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम पे सब लोग चले जाना, वहां पे सेंड कर देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है मोस्ट इससे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।